Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello, this is Dr. Manju Thepra, consultant oral and maxillofacial surgeon at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry. तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी एक आम जनता में, जनरल पॉपुलेशन में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम आज ओरल कैंसर के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। जस्ट ओवरव्यू हम इसका लेना चाहते हैं जिससे कि हर कोई भी मरीज़ होगा उसे पहले ही कुछ अपने साइन और सिम्टम्स के बारे में पता चल जाए और टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो ओरल कैंसर्स, हम उन कैंसर्स को बोलते हैं जो मुंह के किसी भी हिस्से के अंदर होता है। मान लीजिए अगर हमारे होठ, लिप वाले एरिया में हो रहा है, कोई गाल अंदर वाले एरिया में अगर बन रहा है, या टंग के ऊपर या जीभ के नीचे वाले हिस्से में अगर कोई भी कैंसर बनता है तो हम उसे ओरल कैविटी कैंसर बोलने वाले हैं। ओरल कैविटी के जो कैंसर्स हैं उसको हमने एक बहुत बड़ी कैटेगरी हेड एंड नेक कैंसर्स में रखा है, जिससे कि दोनों का ट्रीटमेंट भी हमारा सेम होने वाला है। अगर कोई कैंसर हमारा सिर या गर्दन या मुंह, इन एरियाज में हो रहा है तो उन सबके ट्रीटमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाले हैं। तो कुछ ऐसे लक्षण जो मरीज खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकता है, पहचान सकता है, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में, कुछ साइंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मान लीजिए कुछ हमारे मुंह के अंदर कुछ वाइट या रेड पैचेस बने हुए हैं जो काफ़ी टाइम से अपने आप हील नहीं हो रही हैं, तो उसको हम एक सस्पेक्ट मान के चलेंगे। दूसरा, अगर कुछ छाला बन गया है, हमारे होठ में बन गया है या मुंह के किसी भी एरिया के अंदर बन गया है और वो हमारा 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम तक स्टे कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम थोड़ा सा सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमें कोई कैंसर जैसी चीज़ तो नहीं हो गई है। ऑल्दो मैंने एक और वीडियो भी इससे पहले बनाई है जो हमारी माउथ अल्सर से रिलेटेड है, तो उसमें मैंने जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि हम एक नॉर्मल अल्सर और ओरल कैंसर को कैसे डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो बेटर होगा एक बार हम उसे देखें, देन हम इस वीडियो को देखें। तो अगर मान लीजिए हमारे मुंह के अंदर अचानक से कोई गांठ बन रही है, स्वेलिंग हो गई है और साथ में हमारे दांत लूज पड़ रहे हैं, हिलने लग गए हैं, अगर ये सारी चीज़ें बहुत ही अचानक और बहुत शॉर्ट टाइम में हो रही हैं तो हमें बेटर है कि हमें कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर से। कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, लाइक हमारे अगर कान में दर्द हो रहा है, हमें गले में दर्द हो रहा है, अगर हम कुछ खा रहे हैं हमसे अंदर निगला नहीं जा रहा, तो ये सारी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें बेटर होगा कि अपने एक बार डेंटिस्ट, अपने डॉक्टर को चेक कराएं, जिससे कि आपके डॉक्टर थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे कोई ऐसे प्री कैंसरस कंडीशंस तो नहीं हो गई हैं या कुछ इस तरीके का लीजन या घाव तो नहीं बन रहा है जो हमें बहुत ध्यान देने लायक हो। हालांकि ओरल कैंसर का रीज़न जो है वो आज तक क्लियर नहीं है, बट मेन यह बोला जाता है कि कुछ हमारे जो ओरल कैविटी में सेल्स होते हैं उनमें थोड़ा डीएनए म्यूटेशंस हो जाती हैं, मतलब डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से ओरल कैंसर जैसी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। और लाइक कुछ कभी कभी क्या है कि देखो, हमें एग्जैक्टली रीज़न तो नहीं पता है ओरल कैंसर का, बट हमारे जैसे डॉक्टर जो चेक कर रहा है वो हमारे कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड, जो कुछ ऐसी कंडीशंस है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और हम खुद भी इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि हमारे ओरल कैंसर के चांसेस को बढ़ाती है। जिसमें से सबसे जो पहले मैं बताना चाहती हूँ दैट विल बी द स्मोकिंग। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, किसी भी फॉर्म में अगर स्मोकिंग कर रहा है, जैसे कि तंबाकू, या तो वो खा रहा है या स्मोक कर रहा है, तो दोनों ही कारण हमारे हैं कि हम तंबाकू अंदर ले रहे हैं। तंबाकू में क्या होता है, यूजुअली टोबैको के अंदर ना कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ओरल कैविटी में जो सेल्स हैं, म्यूकोजा में सेल्स हैं, इन एरियाज़ को कंटिन्यू इरिटेट करते हैं। तो वो ऐसे केमिकल्स हैं जो इरिटेट कर करके वहाँ पे कैंसर जैसी सिचुएशंस बनाते हैं। दूसरा, हमारा मान लीजिए अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, बहुत ज़्यादा, एक तो हम थोड़ा अल्कोहल ले रहे हैं,
एक बहुत लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, शराब ले रहे हैं, तो वो भी कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा कर देता है मुंह के अंदर जो कि हमारे सेल्स को इरिटेट करके वहाँ पे कैंसर जैसी कंडीशन बना देता है। कुछ और रीजंस में अगर हम देखें तो मान लीजिए सन एक्सपोज्ड एरियाज, जैसे हमारा ऑक्यूपेशन ऐसा हो गया है, हमारा काम ऐसा हो गया है कि हम धूप में बहुत ज़्यादा देर तक सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो सनलाइट में भी कुछ ऐसी हार्मफुल रेज होती है, हार्मफुल किरणें होती हैं हमारी, जो कि हमारी ओरल कैविटी या मान लीजिए कहीं पे भी बॉडी में कैंसर के लिए कंडीशंस बना देती है। कुछ और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें हम मान सकते हैं, मान लीजिए किसी की इम्यूनिटी बहुत ही वीक है, इन्फेक्शंस फाइट करने की जो हमारी शक्ति होती है उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर किसी भी पेशेंट की वो वीक है, जैसे हमारा डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ में थोड़ी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, या कोई और स्टेरॉइड्स पे अगर कोई चल रहा है, कोई और भी बीमारियां, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, तो उन कंडीशंस में भी हमारे कैंसर कॉजिंग चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हमारा कैंसर बना देते हैं, तो ये थोड़े लीस्ट कॉमन कॉजेज़ में आ जाएंगे। वायरसेस हो गए हैं, इम्यूनिटी वीक आ गई है। बाकी जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं हमारा, अगर ओरल कैविटी की बात करें तो वो है टोबैको चू ले रहे हैं हम किसी भी फॉर्म में, या तो हम खा रहे हैं, या स्मोक टोबैको ले रहे हैं, या एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं, या फिर मान लीजिए हम बहुत देर तक सन एक्सपोज्ड एरियाज में रह रहे हैं। तो ये सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो ओरल कैविटी कैंसर्स बहुत ज़्यादा बनाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप स्मोकर हैं, क्रॉनिक स्मोकर हैं, बहुत लंबे समय से तंबाकू ले रहे हैं, तो आप स्टॉप करें। और अगर आपने अभी शुरू नहीं करी है तो उसे प्लीज़ स्टार्ट ना करें, क्योंकि तंबाकू हमारा सबसे घातक रीज़न है हमारा ओरल कैंसर्स बनने में। दूसरा, अगर हम ड्रिंक ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो थोड़ा सा मॉडरेशन में लें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। अगर मान लीजिए कुछ, जैसे मैंने रीज़न बताया है कि हम अगर सन एक्सपोज्ड एरियाज़ में रह रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम नहीं उस चीज़ को अवॉइड कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम हैट्स यूज़ कर सकते हैं, कैप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा हमारे फेस को सनलाइट से कवर मिल जाएगा। दूसरा, हम थोड़ा सा प्रेफर कर सकते हैं कि हम धूप की बजाय थोड़ा छाया प्रेफर करें। तीसरा, हम कुछ लोशंस आते हैं जैसे सनस्क्रीन्स हम जिनको बोलते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लिप जो है हमारे फेस पे, ये भी एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत ही वल्नरेबल है हमारे ओरल कैंसर्स के लिए। तो हम इस एरिया को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं सनस्क्रीन लोशंस यूज़ करके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रेगुलरली अपने डेंटिस्ट को, अपने डॉक्टर को हर 6 महीने या हर साल में एक बार ज़रूर चेकअप कराएं, सो दैट कि कुछ भी ऐसे कोई प्री कैंसरस चेंजेस कुछ भी ऐसा लगता है तो आपके डॉक्टर आपको टाइम रहते सब कुछ बता पाएंगे। अगर उनको लगेगा इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, जैसे कुछ एक्सरेज हो गए हैं, कोई सीटी स्कैन की अगर हमें ज़रूरत है, या तो हम वो चीज़ करवाएंगे। और फिर भी अगर हमें लग रहा है कुछ सस्पेक्टेड लीजन है, तो कुछ मतलब हमें लग गया कि हाँ ये कैंसर है, तो हो सकता है फिर उसमें हम आगे इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, जिसमें हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में क्या है कि हम एक छोटा सा उसी अफेक्टेड एरिया में से छोटा सा टुकड़ा लेंगे, लैब में भेजेंगे, लैब में उसका एनालिसिस होकर आने वाला है, और फिर हमें उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये कैंसर या कैंसर जैसी कोई सिचुएशन तो नहीं है। अकॉर्डिंगली हमारा ट्रीटमेंट टाइम रहते शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें मैंने आज बताई हैं कि जनरल हम सबको पता होनी चाहिए, आम जनता को पता होना चाहिए कि ओरल कैंसर क्या है, क्या इसकी साइन सिम्टम्स हमें दिखती हैं। डॉक्टर से पहले हम खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है और अपनी रेगुलर विजिट अपने डॉक्टर से हर 6 महीने साल में कराते रहना है। थैंक यू।